Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये वो अधिकार हैं जो भारत के हर नागरिक को मिले हैं। बिल्कुल। और इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हाँ, एक तरह से ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। हमारे पास जो स्रोत है वो संविधान का भाग 3 मतलब अनुच्छेद 12 से 35 तक इन्हीं अधिकारों के बारे में बताते हैं। तो आज का हमारा मकसद है इन जरूरी अधिकारों को थोड़ा सरल भाषा में समझना कि ये आखिर हैं क्या और क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, ये असल में वो बुनियादी मानव अधिकार हैं जिन्हें हमारा संविधान गारंटी देता है, और ये हर नागरिक को मिलते हैं बिना किसी भेदभाव के। मतलब जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, इन सब से परे। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो इन्हें मौलिक या फंडामेंटल क्यों कहते हैं? मतलब क्या चीज इन्हें खास बनाती है? देखिए, दो मुख्य बातें हैं। पहली तो ये कि ये सीधे संविधान में लिखे हुए हैं, संविधान इनकी गारंटी देता है। ओके। और दूसरी, जो शायद सबसे अहम है, कि ये न्यायोचित हैं, जस्टिशिएबल। न्यायोचित, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी के इन अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो वो व्यक्ति सीधे अदालत जा सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। और अदालतें इन अधिकारों को लागू करवाएंगी, रिट जारी करके। ये सिर्फ कागजी वादे नहीं हैं। समझ गए। तो ये असली ताकत है इन अधिकारों की। अच्छा, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं अभी? अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे। हाँ, संपत्ति वाला हटा दिया गया था ना। जी। तो अब है समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और छठा, जो इन सब की रक्षा करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हाँ, अनुच्छेद 32। और संपत्ति का अधिकार वो 44वें संशोधन से हटाया गया था 1978 में। बिल्कुल, 44वें संशोधन 1978 ने उसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाकर अनुच्छेद 300A में एक कानूनी अधिकार बना दिया। और ऐसा क्यों किया गया? मुख्य वजह थी समाजवादी लक्ष्यों को पाना और संपत्ति का ज्यादा समान वितरण सुनिश्चित करना। माना गया कि मौलिक अधिकार होने से ये इसमें रुकावट बन रहा था। ठीक है। अच्छा, इन अधिकारों की कुछ और खास बातें? ये आम कानूनी अधिकारों से कैसे अलग हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही कि संविधान इनकी गारंटी और सुरक्षा देता है। फिर कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। जैसे अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं, बोलने की, घूमने की वगैरह, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलती हैं। पर कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिलते हैं, नागरिक हो, विदेशी हो या कंपनियां जैसी कानूनी संस्थाएं हो। अच्छा, जैसे जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21। हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 21 सबके लिए है, सिवाय दुश्मन देश के नागरिकों के। और क्या संसद इन्हें बदल सकती है या ये एकदम पक्के हैं? नहीं, ये स्थायी या परम नहीं है। संसद इनमें बदलाव कर सकती है, लेकिन सिर्फ संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए। कोई साधारण कानून बनाकर नहीं? नहीं, साधारण कानून से नहीं। और एक बहुत बड़ी शर्त है, संसद ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल ढांचा ही बदल जाए। बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, ये केशवानंद भारती मामले में आया था 1973 में। जी बिल्कुल, केशवानंद भारती केस। ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब संसद संविधान की आत्मा को नहीं मार सकती। तो इसका मतलब ये अधिकार असीमित भी नहीं है, इन पर कुछ सीमाएं हैं? हाँ बिल्कुल, ये योग्य हैं, क्वालिफाइड। मतलब राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। उचित प्रतिबंध जैसे मान लीजिए बोलने की आजादी है, पर इसका ये मतलब नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़े या पब्लिक ऑर्डर बिगड़े या किसी की मानहानि हो। तो ऐसे मामलों में राज्य उचित रोक लगा सकता है। लेकिन ये उचित है या नहीं, ये कौन तय करेगा? ये अदालतें तय करती हैं। अगर किसी को लगता है कि सरकार ने जो रोक लगाई है वो गैर वाजिब है, तो वो कोर्ट जा सकता है। और कोर्ट तय करेगा कि प्रतिबंध तर्कसंगत है या नहीं। इसीलिए अनुच्छेद 32 इतना जरूरी है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। हाँ, और हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत अदालतें रिट जारी करती हैं,
बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश वगैरह। ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या ये अधिकार कभी निलंबित भी हो सकते हैं, सस्पेंड? हाँ, हो सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो। सारे अधिकार? नहीं, सारे नहीं। अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 20 यानी अपराधों के लिए सजा से जुड़ा संरक्षण, और 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जी, ये दोनों अधिकार आपातकाल में भी बने रहते हैं। ये हमारी सबसे बुनियादी सुरक्षाएं। और अनुच्छेद 19 वाली स्वतंत्रताएं, बोलना, घूमना वगैरह? वो निलंबित हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगा हो। अगर सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकाल हो, तब नहीं। तब ने ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो बाद में किया गया। चलिए अब कुछ खास अधिकारों पर थोड़ी बात करते हैं। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। हाँ, अनुच्छेद 14 कहता है कानून के सामने सब बराबर और कानूनों का समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और अनुच्छेद 15? वो धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। दुकानों, होटलों, कुओं, सड़कों पर जाने से किसी को इन आधारों पर रोका नहीं जा सकता। हालांकि इसी में यह भी है कि राज्य महिलाओं, बच्चों या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। हाँ, जिसे हम आरक्षण या विशेष उपाय कहते हैं। और अनुच्छेद 17? वो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को खत्म करता है। किसी भी रूप में इसका पालन करना दंडनीय अपराध है। और 18? उपाधियों का अंत करता है। जी, सेना या शिक्षा से जुड़ी उपाधियों को छोड़कर राज्य कोई और उपाधि नहीं देगा। अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर। अनुच्छेद 19 से 22, ये तो काफी बड़ा लगता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर अनुच्छेद 19 जो सभी नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रताएं देता है। 6? कौन कौन सी? पहला, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तीसरा, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवा, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। और छठा, कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यापार धंधा करने की स्वतंत्रता। पर इन सब पर वो उचित प्रतिबंध वाली बात लागू होती है? बिल्कुल। राज्य सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, दूसरे देशों से संबंध, इन सब आधारों पर इन स्वतंत्रताओं पर उचित रोक लगा सकता है। और इसी समूह में अनुच्छेद 21 भी आता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी आजकल बहुत चर्चा होती है। हाँ, ये शायद सबसे ज्यादा विकसित होने वाला अधिकार है। अनुच्छेद 21 कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत विस्तार से की है ना? जी हाँ, मेनका गांधी केस के बाद से तो खासकर कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब सिर्फ जानवर की तरह जीना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना है। मानवीय गरिमा? हाँ, और इसी में फिर बहुत से अधिकार शामिल माने गए, जैसे निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आश्रय का अधिकार, लिस्ट लंबी है। और शिक्षा का अधिकार भी इसी से जुड़ा है, अनुच्छेद 21A। हाँ, वो बाद में 86वें संशोधन से जुड़ा गया। अनुच्छेद 21A जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मौलिक अधिकार सच में भारतीय लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता का एक मजबूत स्तंभ है। ये नागरिकों को एक सुरक्षा कवच देते हैं। बिल्कुल, ये राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं और व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके उल्लंघन पर सीधे न्यायपालिका जाने का रास्ता खुला रखते हैं। सही कहा, ये सिर्फ लिखे हुए नियम नहीं है, ये जीवंत अधिकार हैं जो हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। जी, तो आज की इस बातचीत के बाद एक विचार छोड़ जाती हूँ सबके लिए सोचने को। जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, नई चुनौतियां आ रही हैं, क्या इन मौलिक अधिकारों की जो व्याख्या है, इनका जो दायरा है, उसे भी लगातार विकसित होने की, बदलते रहने की जरूरत है? खासकर जब हम निजी स्वतंत्रता और सार्वजनिक हित के बीच वो नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।